आप देख रहे हैं अवामी लहर न्यूज़ और मैं हूं शाहनवाज। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं पीएफ कमिश्नर रिजवान उद्दीन सर। सर, स्वागत है आपका अवामी लहर न्यूज़ हाँ, में। बहुत बहुत शुक्रिया। जी। सर, ये ईपीएफ क्या है और जो एम्प्लॉयज़ हैं इसका किस तरह से अपना बेनिफिट जो है ले सकते हैं? ईपीएफओ का फुल फॉर्म है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी सोशल सिक्योरिटी स्कीम इम्प्लीमेंट करता है। और जम्मू और कश्मीर में नवंबर 2019 के बाद से ईपीएफओ कार्यरत है। इसके 3 कार्यालय हैं। यहाँ पर जम्मू में रीजनल ऑफिस है, और श्रीनगर में एक रीजनल ऑफिस है, और लद्दाख में एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है। हमारे यहाँ 3 स्कीम्स हैं जो ईपीएफओ इम्प्लीमेंट करता है। इससे पहले जम्मू और कश्मीर स्टेट का जो ईपीएफओ था, ईपीएफ एक्ट था, वो लागू था। जेके ईपीएफ, उसको जेके ईपीएफओ बोला जाता था, और वहाँ पे ओनली प्रोविडेंट फंड और एक इंश्योरेंस की स्कीम का बेनिफिट मिलता था वर्कर्स को। तो ये हमारे ईपीएफओ के आने के बाद से, ईपीएफ एक्ट जेएनके दोनों यूनियन टेरिटरीज़ में लागू होने के बाद से, नवंबर 2019 के बाद, एक बहुत बड़ी स्कीम है जो हमारी पेंशन स्कीम। ये बड़ा बदलाव हुआ है सोशल सिक्योरिटी के फील्ड में, और पेंशन का बेनिफिट यहाँ पे वर्कर्स को मिलने लगा। और इंश्योरेंस में एक बहुत बड़ा गैप को फिल किया गया। बहुत इसमें राशि का जो है, एक कई गुना इंश्योरेंस की राशि अब बढ़ गई है जो मिलेगी यहाँ के वर्कर्स को। पहले लगभग 75,000 के करीब ही इंश्योरेंस का बेनिफिट होता था। आज किसी भी कर्मचारी को इन द इवेंट ऑफ डेथ, उसके नॉमिनी को अधिकतम 7 लाख तक का इंश्योरेंस है। और अगर किसी कर्मचारी ने 1 साल तक काम किया है, कंट्रीब्यूशन दिया है प्रोविडेंट फंड में, तो उसको मिनिमम 2.5 लाख का इंश्योरेंस का बेनिफिट नॉमिनी को मिलेगा। तो ये कम से कम 2.5 लाख, जो एक बड़ा बदलाव हुआ है। उसके अलावा पेंशन की पात्रता सभी कर्मचारियों को हो गई है। अगर कोई कर्मचारी एक दिन भी किसी का अंशदान पेंशन स्कीम में आया है, एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995 इसको हम बोलते हैं, एक दिन का कंट्रीब्यूशन होने पे भी यदि अगर किसी की डेथ हो जाती है, मान लिया कर्मचारी किसी भी वजह से, तो उसके परिवार को पेंशन का प्रावधान है। परिवार मतलब विडो या विडोअर और बच्चे सब कवर्ड हैं पेंशन स्कीम में। एक समय में 2 बच्चों को पेंशन का प्रावधान है, प्लस विडो को। तो ये एक बड़ी नोवेल स्कीम है, इसका बेनिफिट लोग उठाएं। इसके लिए हर सदस्य को पात्रता होनी चाहिए, मेंबरशिप होना चाहिए एक तो, और उसका कंट्रीब्यूशन रेगुलरली जमा करें। ये एम्प्लॉयर से और नियोक्ता से मेरा अनुरोध है, क्योंकि यहाँ पे कुछ संस्थान ऐसे हैं, खासकर श्रीनगर में भी और इधर जम्मू में भी कुछ ऐसे ऐसे विद्यालय भी हैं जो पीएफ नहीं भर रहे हैं। कई होटल्स हैं जो नहीं भर रहे हैं अभी, क्योंकि कई कारणों से नहीं भर रहे हैं, और उसको हम लगातार फॉलोअप भी कर रहे हैं। और फॉलोअप का असर ये है कि आज भी मैंने चेक किया है तो कई संस्थानों ने पिछले 3-4 दिन में अपना प्रोविडेंट फंड की राशि जमा की है। तो अवेयरनेस के साथ साथ धीरे धीरे चेंज आ रहा है। तो दूसरी जो स्कीम मैंने बताई, इंश्योरेंस स्कीम का, आपको बताया कि ये अधिकतम 7 लाख का बेनिफिट है और मिनिमम 2.5 लाख। पेंशन स्कीम में अगर कोई सदस्य 10 साल तक लगातार उसकी अंशदायी सेवा हो गई, यानी उसने कंट्रीब्यूशन लगातार 10 साल तक जमा किया है, तो उसको रिटायरमेंट पेंशन या सुपर एनुएशन पेंशन की पात्रता हो जाती है। इसलिए मैं सभी कर्मचारियों से अनुरोध करूंगा कि वो बार बार अपना प्रोविडेंट फंड, यहाँ पे एक टेंडेंसी मैं देखता हूँ कि हर 1 महीने में 2-2, 3-3 एडवांस लोग अप्लाई कर देते हैं। तो ये ना करके पीएफ का पैसा जमा रखें, क्योंकि इस पर बहुत हैंडसम ब्याज मिलता है। मार्केट से कहीं ज़्यादा ब्याज प्रोविडेंट फंड अकाउंट पे आपको मिलता है, और मंथली रनिंग बैलेंस पे मिलता है। तो आपका एक तो ब्याज का बेनिफिट है, प्लस जो बैलेंस होता है उससे इंश्योरेंस का फ़ायदा मिलेगा। जितना ज़्यादा बैलेंस प्रोविडेंट फंड में होगा उतनी अधिक इंश्योरेंस की राशि हो जाएगी, अधिकतम 7 लाख तक का। और अंशदायी सर्विस जितनी अधिक होगी, पेंशन के लिए भी उतना फ़ायदा है एम्प्लॉय को। अगर वो पेंशन बीच में छोड़ देता और पैसा विड्रॉ कर लेता है, तो सारा का सारा उसकी सर्विस, कंट्रीब्यूटरी सर्विस डूब जाती है। तो वो ना करके पेंशन का पैसा और प्रोविडेंट फंड का पैसा ट्रांसफ़र करवाएं। जब भी वो नियोक्ता, एक नियोक्ता के बाद दूसरे संस्थान में जाते हैं, किसी दूसरे संस्थान को ज्वाइन करते हैं, तो प्रोविडेंट फंड, पीएफ और पेंशन की राशि को ट्रांसफ़र करवाएं। तो ये मेरा एक अनुरोध है। दूसरा, ई नॉमिनेशन का कार्य हमारा बहुत तीव्र गति से पूरे देश में चल रहा है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सभी कर्मचारियों से और नियोक्ताओं से मेरा विनम्र अनुरोध है कि सभी लोग अपने कर्मचारियों का ई नॉमिनेशन कराएं, जिसके लिए उनको, एम्प्लॉई को अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक्टिवेट कराना होगा, और उसको मोबाइल को से लिंक होना, मोबाइल उनका आधार से लिंक होना चाहिए। तो जब एम्प्लॉई अपना यूनिवर्सल अकाउंट और पासवर्ड के थ्रू ओपन करता है, तो उसको मैनेज टैब पे जाके ई नॉमिनेशन करना है, अपना डिटेल पहले कंप्लीट करना है, फिर नॉमिनी का फ़ोटोग्राफ और उसका डिटेल्स, उसका एड्रेस और
नॉमिनी का भी आधार अवेलेबल होना चाहिए जो कि लिंक्ड हो मोबाइल नंबर से। तो वो सारे डिटेल्स जब आप भर लेते हैं और एक फ़ोटो 100 KB से कम साइज़ की 3.5 इंटू 4.5 साइज़ की फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। नॉमिनी का अपना भी फ़ोटो मेंबर का लगा होना है और उसको अपलोड करेंगे जब फ़ोटो को तो JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है। ये करके आप नॉमिनी डिटेल्स पूरा कंप्लीट कर सकते हैं और इसमें एक उनको ई साइन से उसको अप्रूव भी करना होता है। तो आपके मोबाइल नंबर जब आधार से लिंक होता है तो ये काम आसानी से हो जाता है। तो इस सारे कर्मचारियों को ई नॉमिनेशन तुरंत प्रभाव से करना है, क्योंकि जब तक नॉमिनेशन नहीं होगा तो बेनिफिशियरी को ऑनलाइन सेवाएं जो है नॉमिनी होने के बाद, नॉमिनेशन होने के बाद बहुत आसान हो जाएगा। साथ ही साथ मैं नियोक्ताओं से सभी से अनुरोध करूँगा कि जितने भी कर्मचारी हैं उनका KYC कंप्लीट करें और आधार 100% कर्मचारियों का पूर्ण कर लें। आधार यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से लिंक करवा लें, क्योंकि आने वाले समय में ऑनलाइन सेवाएं जो हैं बिना आधार के नहीं दे पाएंगे और उनको पैसा जमा करने में भी दिक्कत आएगी नियोक्ताओं को। तो ये काम 2 महत्वपूर्ण काम है जो सभी नियोक्ताओं को कंप्लीट करने हैं। सर किस तरह के इंस्टीट्यूशंस जो हैं अप्लाई कर सकते हैं PF के लिए? जो भी संस्थान हमारे शेड्यूल में आते हैं, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे होटल हो, रेस्टोरेंट हो, सिनेमा हो, ये सारे अखबार वाले हों, मीडिया वाले हों, सभी लोग हमारे EPF एक्ट के तहत कवर होते हैं। और इसमें जिन लोगों का पहले से रजिस्ट्रेशन है JK EPFO में, वो ट्रांजिशन के थ्रू हमारे यहाँ आ चुके हैं, उनको मैंडेटली सभी कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड भरते रहना है लगातार। उसमें कई संस्थान ऐसे हैं जो अभी नहीं भर रहे हैं, उनको लगातार हम फॉलोअप भी करें तो धीरे धीरे वो संख्या कम होती जा रही है कि डिफ़ॉल्टर्स की लिस्ट धीरे धीरे कम हो रही है। एक तो वो लोग भरेंगे, और जहाँ भी किसी भी संस्थान में 20 कर्मचारी से ज़्यादा नया कोई संस्थान यहाँ पे अगर जुड़ना चाहता है हमारे साथ, और आज नया ही उसकी स्थापना हुई है, नवंबर के बाद स्थापना हुई है, तो वहाँ पे 20 कर्मचारियों से अगर अधिक हैं तो उनको 20 और 20 से अधिक होंगे लोग तो उनको प्रोविडेंट फंड में मैंडेटली रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। श्रम सुविधा पोर्टल पे आप जाके कॉमन रजिस्ट्रेशन EPFO और ESIC का होता है, उसके थ्रू वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अपना। जी सर जो अपना PF नहीं कटवाते हैं तो उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाती है? देखिए, उसमें कई तरह की धारा 7A के तहत इंक्वायरी हम लोग करते हैं, और अगर प्रोविडेंट फंड काट के और जमा नहीं किया तो 406 409 IPC की धारा के तहत हम FIR भी कराते हैं। तो बहुत से तो वैधानिक प्रावधान हैं जो सभी हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं। तो ये है कि नियोक्ता को ये चाहिए कि इसको सीरियसली लें, प्रोविडेंट फंड को लाइटली ना लें, सीरियसनेस के साथ इसको जमा करें, समय पर जमा करें। अगर वो लेट जमा करते हैं तो उस पर पेनल्टी अंडर सेक्शन 14B हम डैमेजेस जिसको कहते हैं पेनल्टी लगाते हैं, और इंटरेस्ट का भी कैलकुलेशन करके वो इंटरेस्ट भी जमा करवाते हैं। तो ये सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिनका नियोक्ता को ध्यान रखना होता है, क्योंकि प्रोविडेंट फंड को सैलरी के बराबर और सैलरी से ज़्यादा ही माना जाता है किसी भी कर्मचारी को, क्योंकि इन द इवेंट ऑफ डेथ लाइफ लॉन्ग पेंशन है विडो को भी और बच्चों को 25 साल तक। तो ये सामाजिक सुरक्षा एक बहुत पूर्ण अंग है। इस किसी भी व्यक्ति के लिए सामाजिक सुरक्षा देना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसको कोर्ट भी बहुत सीरियसली लेते हैं। कोर्ट्स में भी बहुत से आपने डिसीजन देखे होंगे कि प्रोविडेंट फंड सबसे प्रायोरिटी पे, इसका जो भी लाइबिलिटी है ये वन ऑफ द फोरमोस्ट प्रायोरिटी हम कहेंगे कि ये है। इसको PF को सबसे पहले जमा करवाना मैंडेटरी है, मतलब सैलरी से भी ऊपर माना गया है इसको, क्योंकि आप सैलरी दे रहे हैं तो इसलिए सैलरी जैसे ही आप वेतन भुगतान करते हैं तुरंत PF जमा करें और समय पे जमा करें। जी सर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो अभी अपना PF अपना अकाउंट ओपन नहीं करवाया PF अकाउंट, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उनके लिए? एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई? एम्प्लॉयज़ तो देखिए वो तो नियोक्ता के थ्रू ही उनका मेंबरशिप होता है, तो उनको अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक्टिवेट करा लेना है और आधार से लिंक करा लेना है और ई नॉमिनेशन कंप्लीट करा लेना है। तो ये तो सभी कर्मचारियों के लिए मैं अनुरोध करूँगा। नियोक्ता जहाँ तक जिनका सवाल है, जो कुछ कर्मचारियों को PF नहीं दे रहे हैं, उनको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी हम क्योंकि नया कार्यालय खुला है और अभी हमारे पास सेवाओं का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, प्रोविडेंट फंड क्लेम्स का, लेकिन हम आने वाले समय में इसमें वैधानिक कार्रवाइयाँ भी करेंगे। अगर बार बार फॉलोअप करने के बाद भी नियोक्ता प्रोविडेंट फंड नहीं जमा करवाता है और हमारे पास शिकायत आती है, क्योंकि शिकायतें आ भी रही हैं कुछ, तो फिर हम उस पर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। धारा 7A के तहत इंक्वायरी की जा सकती है और जांच भी की जा सकती है। इसके अलावा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से हम डिटेल्स लेके इस पर कार्रवाई करेंगे। चलिए शुक्रिया सर। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया।
तो ये थे हमारे साथ पीएफ कमिश्नर रिजवानुद्दीन। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए अवामी लहर न्यूज़ के साथ। दीजिए इजाज़त में शाहनवाज़।